नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी बीजेपी का मंथन, पीएम मोदी ने सीईसी में दिए जीत के मंत्र की, मणिपुर हिंसा की जांच करेगी सीबीआई की स्पेशल 53 टीम की। बात करेंगे हिंदू धर्म इस्लाम से पुराना, पहले हिंदू ही थे मुस्लिम, बोले गुलाम नबी आज़ाद की। लैंडर रोवर का आखिरी पड़ाव चांद से कुछ ही दूर, चंद्रयान 3 की। साथ ही जानेंगे उत्तराखंड में डरा देने वाले हालातों की। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर बोले राहुल गांधी की। बात करेंगे दिल्ली कांग्रेस आप गठबंधन पर बोले संजय राउत की। सीट पर शेरिंग अलका लांबा के बयान से आप हुई असहज की। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के समर्थन में उतरे सीएम अशोक गहलोत की। और आखिर में बात होगी कानपुर में टोल प्लाजा से जबरन गाड़ियां निकाल ले गए भाजपा नेताओं की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी ने बुधवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनाव तैयारियों में मंथन किया। बैठक में पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के असर पर चर्चा की गई। बैठक के निष्कर्षों के बारे में सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में पार्टी 50% सीटों पर नए चेहरों को उतार सकती है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में दोनों राज्यों के नेतृत्व ने अपने अपने फीडबैक दिए। सीबीआई जांच के तहत शुरुआती मामलों के लिए 2 महिला डीआईजी रैंक के अधिकारी भी शामिल किया गया है। और वहीं राज्य में होने वाली हिंसा और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मामलों में से 65,000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 11 मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई को काम दिया गया है। पूर्व कांग्रेसी नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा बयान दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कश्मीर के सभी लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं। आइए सुनते हैं। कि आज इस 9 अगस्त की अहमियत को देखकर हमने हिंदू मुसलमान मिलके, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी, गुज्जर मिलके सबने इस घर को बनाया। ये हमारा घर, यहाँ कोई बाहर से नहीं आया, यही इसी मिट्टी की पैदावार, इसी मिट्टी में खत्म हुआ। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहाँ आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया है। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ, वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं, जलाते हैं, उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं अलग अलग जगहों। तो हमारे पांव में पानी हमारे पी जाते हैं। उसको बाद में कौन देखता है कि इसमें कहाँ लाश जली है? आगे जाके लोग पीते हैं, हमारे खेतों में जाते हैं, तो आखिर वो हमारे पेट में। हमारा मुसलमान तो सबसे ज्यादा जगह पकड़ता है जमीन, बहुत जमीन पकड़ता है, तो वो भी इसी जमीन में जाता है। उसका मांस भी, उसकी हड्डियां भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाते हैं। तो कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान? हिंदू भी गया इसी में और मुसलमान भी इसी में गया है। और उससे ऊपर अनाज लगाया, वो हम सबने खाया। तो ये सब सियासी झगड़े हैं। और मैं हमेशा कहता हूं मजहब का सहारा, मजहब तो ठीक अपने लिए, लेकिन राजनीति में जो मजहब का सहारा देता है वो कमजोर होता है। जिसको अपने आप पे विश्वास होगा, भरोसा होगा,
वो मजहब का सहारा नहीं देगा। वो कहेगा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तो लेकिन कमजोर है, उसको करना कुछ नहीं है, बाद में भी नहीं, पहले भी वो कहेगा मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे भी वोट दे दो, मैं हिंदू हूं मैं वोट दे दो। अरे हिंदू को वोट से क्या मतलब है कि तो सड़क बनानी है, स्कूल बनानी है, नौकरी देनी है। अरे मुसलमान का और इस एमएलए बनने से, मंत्री बनने से क्या लेना देना है? तो काबिल है इसके, तू कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? तो इसलिए इस्लाम को क्यों बर्बाद करते हो, अपने धर्म को क्यों बदनाम करते हो, लोगों को क्यों बांटते हो, नफरत क्यों फैलाते हो? तो मेरा तो पैगाम यह है कि धर्म हम सबका अपनी जगह, हमारी बहनें, बुजुर्ग साथी, नौजवान पूजा पाठ करें, हमारे मुसलमान भाई पूरा रोजे रखे, इबादत करें, उसमें कोई मना नहीं। लेकिन राजनीति में आकर ना वोट मांगे धर्म के आधार पर, और जब जीत के आए इंसाफ धर्म के नाम पर। चांद की तरफ लगातार भारत बढ़ रहा है और दुनिया की नज़र भारत के चंद्रयान 3 पर बनी हुई है। आज चंद्रयान 3 के लिए एक अहम दिन है। आज कैलेंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। इसका मतलब साफ है, अब विक्रम लैंडर को वो जगह ढूंढेगा जहां पर उसका लैंडिंग करनी है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आए। सुखद समाचार सभी देशवासियों के लिए जो चंद्रयान की इस यात्रा को बड़े नज़दीकी से वॉच कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि चंद्रयान की यात्रा को सारा विश्व इस वक्त बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है। और ये सुखद समाचार ये है कि जो उसका फाइनल लूनर मनूवर था, आज वो मुकम्मल हो गया। अबाउट 143 बाई 153 और बाई 163 किलोमीटर ऑर्बिट चंद्रमा के इर्द गिर्द चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। अब अगला उसका माइलस्टोन या महत्वपूर्ण जो उसका पड़ाव रहेगा वो रहेगा कि जो लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से बाहर निकलेगा, और हमारी अपेक्षा है कि ये 17 अगस्त के लगभग होना चाहिए ऐसा। उसके उपरांत साउथ पोल के नज़दीक जाकर के वो एग्जैक्ट उस स्थान की शिनाख्त करेगा जहां उसे लैंड होना है, और लैंड होने की संभावना 23 अगस्त लगभग सायं 5:30 बजे। और चंद्रयान 3 की इस यात्रा को सारा विश्व इसलिए भी देख रहा है कि बहुत सारे फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे निष्कर्ष निकलने वाले हैं। चंद्रयान 1 था जिसने चंद्रमा की धरती पर पानी अथवा जल की उपस्थिति क्या प्रमाण लाया था, जो कि अमेरिकन स्पेस मिशन अभी तक नहीं ला पाए थे। हालांकि नील आर्मस्ट्रांग वहां पे जाके लैंड भी हुए थे स्वयं व्यक्तिगत तौर पर। दूसरा, चंद्रयान 3 चूंकि साउथ पोल पर लैंड होने वाला है, जहां पर छोटे छोटे क्रेटर्स ऐसे लगता है कि पाए जाते हैं पानी के, तो हो सकता है कि वहां प्रयोग करना और अधिक संभव हो। तो पानी का अस्तित्व, ऑक्सीजन का अस्तित्व और साथ ही साथ उसके साथ हाइड्रोजन का अस्तित्व, ये कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ जुड़ता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। उस स्तर पर भी इसका अनुसंधान करने के लिए हमें कुछ और नए इनपुट्स मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त चांद की धरती पर इन सिटू जो प्रयोग होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनके नतीजे, उनके निष्कर्ष न केवल भारतीय संस्थानों को बल्कि नासा जैसे प्रीमियर संस्थानों को भी उपलब्ध रहे। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम कहर बरपा रहा है। लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई है। एक बार फिर से ऋषिकेश में बनी भगवान शिव की मूर्ति डूबती नजर आ रही है, तो वहीं भूस्खलन के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पहाड़ों पर अभी भी बारिश जारी है, जिस कारण भूस्खलन हो रहे हैं। मौसम विभाग का मानना है कि उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ तूफान की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की माने तो कई इलाकों में हल्की बारिश होगी और कहीं आसमान से एक बार फिर आफत बरस सकती है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में चमक के साथ तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार 17 अगस्त को उन्होंने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। राहुल गांधी का बयान उनके लद्दाख के दौरे पर रवाना होने से पहले आया।
वहीं हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी PMML कर दिया गया था। इस बारे में 15 जून 2023 को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया था, जिसे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 14 अगस्त पर औपचारिक रूप दिया गया। Nehru Memorial name got changed, sir. What do you have to वो say on that, sir? नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के लेकर दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आप के बीच बड़ी तनातनी पर बोल रहे संजय राउत। शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के सांसद संजय राउत बोले कि इंडिया की मुंबई बैठक में राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों शामिल होंगे और सीट शेयरिंग पर सुलह भी होगी। आइए सुनते हैं। देखिए, इंडिया अलायंस यानी भारत जीतेगा की बैठक मुंबई में होने जा रही है 31 अगस्त और 1 सितंबर को। हर राज्य में देखिए अलग अलग पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, हर पार्टी को अपना विस्तार करने का पूरा अधिकार है। अब महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है। हर पार्टी अपने विस्तार के लिए सीट शेयरिंग में अपना ज्यादा से ज्यादा हक होगा, इसलिए बातचीत करेगी, काम भी करेगी। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं दिखती, पंजाब हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, आप और कांग्रेस पार्टी में ठीक तरह से सुलह होगी और हम सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मुंबई के जो मीटिंग है अलायंस की, उसमें आप और कांग्रेस दोनों को न्योता गया है और दोनों प्रमुख नेता केजरीवाल हो, राहुल जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी ये आ रहे हैं। लेकिन समन्वय की आपको कमी नजर नहीं आती? देखिए, होने वाली है और बयान कोई समन्वय की, देखिए दिल्ली का ये जो मामला है ये आज का मामला नहीं है, पुराना मामला। इस बार किसी भी हालत में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी, ये सबको मालूम है। एक दूसरे सीट में खींचतानी हो जाती है, लेकिन दोनों पार्टी के नेता समझदार हैं। खास करके मैं राहुल गांधी जी की बात करूंगा और केजरीवाल साहब की बात करूंगा। पार्टी और सिंबल आपको मिलेंगे, चिंता मत। जैसे शिवसेना के लोगों को बोला था, एनसीपी को भी यही बोला है। तो जब पार्टी टूटी एनसीपी, तब भी पवार साहब ने कहा था, हमसे चर्चा की थी कि ये शिवसेना मॉडल है। जैसे शिवसेना को तोड़ा था और पार्टी और सिंबल जो टूट गया उनके हाथ में दे दिया, यही मॉडल इलेक्शन कमीशन का है और एनसीपी के बारे में भी यही होगा और यही प्रॉमिस पर पार्टी तोड़ी जाती है। बाकी तो ईडी वीडी सब पवार साहब ने आज बोला है। लेकिन जैसे उद्धव ठाकरे जी ने कहा, फिर से पार्टी खड़ी करो। एक सीधी सी बात है, जिस पार्टी का निर्माण बाला साहब ठाकरे ने किया था वो पार्टी का मालिक और किसी को दे दिया मालिक हक। जिस पार्टी को शरद पवार जी ने बनाया और शरद पवार की जीते होते हुए उस पार्टी आप अजित पवार को दे रहे हो, ये कौन सा न्याय, ये कौन सा कानून है? बाला साहब ठाकरे की पार्टी उद्धव ठाकरे जी के होते हुए आप कोई शिंदे को देते हो, आयरे गहरे को। और शरद पवार है, उनकी पार्टी है, वो अध्यक्ष है और उनकी पार्टी आप उनके सामने किसी और के हाथ में सौंप रहे हो। इस देश में ये हो रहा है, मिसयूज ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी। पवार साहब ने कहा है आज एक बार कि ईडी तय करती है कौन किसके पार्टी में जाए, ईडी तय करेगी कौन मंत्री बने, कौन क्या। ये बहुत गंभीर बात पवार साहब ने कही है और पूरा देश उससे चिंतित है। बोलिए सर। मराठी में बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी छोड़कर, शिवसेना छोड़कर कुछ नेता चले गए थे, तब वो बाला साहब ठाकरे का फोटो भी इस्तेमाल कर रहे थे। बाला साहब ने कहा था, अगर आपने मेरी पार्टी को तोड़ा है, छोड़ा है, इसका मतलब आप मेरे विचारों से ताल्लुक नहीं रखते, तो मेरा फोटो आप मत यूज करिए।
यही पवार साहब कहते हैं, आपने मेरी पार्टी को तोड़ा है, आपने मेरे पीठ में खंजीर घुसा है, इसका मतलब आप मेरे विचारों से ताल्लुक नहीं रखते, तो आप मेरी पार्टी के आप मेरा फोटो क्यों यूज करते? ये तो सवाल ठीक आहे. पंतप्रधान म्हणतात मी पुन्हा येणार. त्याच्यावर बोलून झालेलं आहे. देवेंद्र फडणवीसांना जे उत्तर दिलं त्यावेळेला तेच आम्ही प्रधानमंत्री साहेबांना देऊ. मी पुन्हा येईन. अटल बिहारी वाजपेयी जेव्हा प्रधानमंत्री होते तेव्हाही त्यांनी अशा प्रकारचे कॅम्पेन केले होते, इंडिया शायनिंग. कांग्रेस नेता अलका लांबा के बयान के बाद इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें सामने आने लगी हैं. गठबंधन में दरार की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस को सफाई जारी करनी पड़ी. अलका लांबा के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है. एआईसीसी दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कांग्रेस प्रवक्ता के बयान को लेकर सफाई भी दी है. उन्होंने कहा कि अलका लांबा बेशक पार्टी की एक प्रवक्ता हैं, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए वे अधिकृत नहीं हैं. मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी है, उनके जो हैं समझ के लिए मैं क्या कहूँ. अलका लांबा इज अ स्पोक्स पर्सन. शी इज नॉट अ ऑथोराइज स्पोक्स पर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज. जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है. और जो है जहां मैंने व्हेन आई हैव सेड एज इन इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है. और वो भी जो उकसाने के बाद ये प्रकार की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग. ये जो है आज कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके बारे में इमेजिनरी बात कर दें और कोई हमारे इमैच्योर प्रवक्ता के शब्दों को बता दें. वो लेडी ने तो मुझको बताया था कि शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग, फिर भी किसी ने उसके मुंह में शब्द रख दिया हो, तो दे शुड हैव सर्टेनली क्लैरिफाइड इट विथ मी, जहां मैंने ब्रीफिंग दिया था. तो मैं समझ रहा हूं कि जो मीडिया ये कर रहा है वो मिसचीफ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए कर रहा है, और आम आदमी पार्टी जो है इसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके अपने आप के लिए कोई नुकसान करना चाहता है. तो मैं समझ रहा हूँ इट विल बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर देम एंड एवरीवन. सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट पर बीजेपी की टिप्पणी के बाद अब सियासी पारा बढ़ गया है. बीजेपी का आरोप है कि वायुसेना में नियुक्ति के बाद राजेश पायलट ने 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर बम गिराए थे. इस पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा था कि बीजेपी के पास गलत तारीखें और तथ्य हैं. उनके दिवंगत पिता राजेश पायलट ने ऐसा नहीं किया था. वहीं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट लिखकर बीजेपी पर निशाना साधा है. अकबरपुर से तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कानपुर लौट रहे भाजपा नेता ने 12 टोल प्लाजा पर जबरन टोल बैरियर हटवाकर गाड़ियां निकलवा दी. दबंगाई टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि पॉपुलर न्यूज चैनल वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. भाजपा नेता ने जबरन गाड़ियां निकालने के आरोप को गलत बताया. वहीं टोल प्रबंधन की तहरीर पर एसपी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.